बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन हज़रात। नए साल की नई प्रोग्रामिंग के साथ पहली वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला ये आने वाला ये जो साल है इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर हमारे लिए साबित हो। आमीन सुम आमीन। यू आर वाचिंग वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त हमारी टीम आपके साथ, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया है एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक जो मुझे बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड भी की थी, माइंड बॉडी वेलनेस के हवाले से, कि कैसे आपका माइंड और बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड है और अगर आप जहन अपना पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाएंगे तो पूरी बॉडी उस तरीके से पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। चाहे फिर वो कोई अल्लाह ना करे परेशानी हो, चाहे अल्लाह ना करे कोई एंजाइटी हो, या अल्लाह ना करे कोई डिप्रेशन हो। ये नेगेटिव सारी बातें इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वो कैफियत है, ये एहसासात हैं, ये इमोशंस हैं जिसमें इंसान कि पेशेंस को, सब्र को और टॉलरेंस को जो है टेस्ट किया जाता है। तो माइंड को अगर आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ ज़िंदगी के तमाम मामलात को मैनेज करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी बॉडी भी फिर उस तरीके से आपका साथ देती है। तो माइंड बॉडी वेलनेस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना हो सके मेरे ख़्याल में अब हमारा गोल यही होना चाहिए कि ज़हनी तौर पे सेहत अगर पॉजिटिव होगी तो ही आप ज़िंदगी के मामलात को खुश उसलूबी के साथ निभा सकेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। आई विल रेकमेंड द बुक एंड द ऑथर्स नेम विद यू एज वेल इंशाल्लाह। बहरहाल जी, आज आपको मालूम है कि एंड थैंक यू सो मच जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक देते रहिए। जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, किसी मेहमान से मिलना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। PTV होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टा पेज एंड वीकेंड एट होम का इंस्टा पेज जिस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर जी। माजबीन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, बताइए क्या कुछ होने वाला है? आज हम एक तो सैलेड बनाएंगे, वो है क्यूकम्बर एंड पोटैटो सैलेड। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ी सी मैं वेजिटेबल और ऐड करूंगी और एक अच्छी सी ड्रेसिंग बनाएंगे और इसको सर्व करेंगे। और एक जो हम मेन कोर्स है हमारा वो है चिकन चटखारा, थोड़ा चटपटा होगा। सालन है ग्रेवी बेस्ड? हाँ जी, हल्की सी ग्रेवी होगी। ठीक है, तो जैसे कढ़ाई की होती है उसी तरह। ठीक है, बिल्कुल सही। और इसको आप खा सकते हैं या तो चावल के साथ या फिर रोटी के साथ। मेरे ख्याल में रोटी के साथ है ना। या मुझे वो पसंद है, वो जो प्याज वाले चावल होते हैं, ब्राउन जो चावल होते हैं, तड़के वाले। यस, तड़के वाले चावल, बिल्कुल सही। आप हंसे मत इसलिए क्योंकि मुझे पता था मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मैं भूल गई कि ब्राउन चावल नहीं, तड़के वाले चावल। अब बनाना शुरू करें। थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। 042992000628 हमारा नंबर है। सादिया अरशद साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपको, सब देखने वाले को नया साल बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वो आपके घर पे जो घंटी बजाई थी मैंने ही बजाई थी। आई एम वेरी मच श्योर। इनका और मेरा घर लिटरली 5 से 7 मिनट दूर है। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, मेरे सामने जो मेहमान नहीं है, खालिद बेग साहब को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और सबसे उम्दा बात ये है कि जिन शख्सियात को भी खराज तहसीन पेश करते हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स पे हम इनको परफॉर्म करते हुए देखते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वी हैव विद अस खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, बल्कि सबको, बल्कि PTV के तमाम देखने वालों को सबको मुबारक हो। थैंक यू सो मच खालिद भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लेफ्ट जाने बिल्कुल मैं नहीं भूली हूँ। आपको मालूम है हमने अभी 2 वीक्स पहले, 2 हफ्ते पहले पेंटिंग के सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था वीकेंड एट होम की खास प्रोग्रामिंग में, यानी कि सैटरडे वाले दिन ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पे आप देखा करेंगे। तो मरियम नईम जो है इस सेगमेंट की इंचार्ज है। मरियम को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, नया साल मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो और सब देखने वालों को भी मुबारक। थैंक यू सो मच। मरियम की पेंटिंग्स जो है ना, सादिया देखें तो सही भाई, बहुत ज़बरदस्त। उफ भाई, ये जो है, मुझे ये बताइएगा इसके बारे में। मैं गलत ना कहीं खड़ी हूँ, देख लीजिएगा, मुझे कैमरामैन बता दे। मरियम ये बताएं, व्हाट इज दिस?
दिस इज़ हॉर्स पेंटिंग। ठीक है, और नहीं हॉर्स इसमें पेंटिंग तो है कि क्या जी, पेंट्स इस्तेमाल इसमें डिफरेंट मीडियम्स हैं। जैसे मैं मोस्टली मिक्स मीडियम का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें मैंने एक्रेलिक्स यूज़ किए हैं और साथ में इसमें थोड़ा सा चारकोल है। हाँ, मुझे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट लगा है ना ये जी, देखिए। क्यों सादिया, खालिद भाई है ना, बहुत ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत। और ये वाली जो है ये भी बताइएगा प्लीज। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लाइक पर्सनालिटी पे दिखाया हुआ है थोड़ा सा मैंने, विमेन पर्सनालिटी पे और व्हाट शी वांट्स टू अचीव इन लाइफ। ठीक है, बटरफ्लाई जो है वो बेसिकली एक साइन ऑफ होप भी होता है, एक साइन ऑफ फ्रीडम भी होता है, तो उस चीज़ को मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है इसके अंदर। और फेस जो है वो थोड़ा ब्लर है हमारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल फेस ब्लर है। सादिया क्या कहेंगी इस पेंटिंग मुझे के तो बारे ऐसा लग रहा है आपने माइंडसेट को ही बताया कि माइंडसेट जो है ना पॉजिटिव और होप वाला। हाँ, मैं इसको जरा पकड़ के भी दिखाते हैं। खालिद भाई आप भी बताइएगा इस पेंटिंग के बारे में। बहुत खूबसूरत मैसेज है, एब्स्ट्रैक्ट अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है ना। जी, एब्स्ट्रैक्ट भी है और सूरियल भी है थोड़ा सा। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन कि औरत को वो खुद एतमादी चाहिए, वो आज़ादी चाहिए। आज़ादी नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, वो खुद एतमादी घर से, जो घर के बड़े से मिलती है, चाहे वो बाप हो या शौहर हो या भाई हो या और कोई बड़ा हो जो घर का सरबराह है। तो फिर आप देखें हमारी बच्चियां बेटियां जो माशाल्लाह जिस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं। अच्छा जी, आज क्या बनने वाला है ये बताइए। अच्छा, आज जो पेंटिंग है वो हम न्यू ईयर के हवाले से कर रहे हैं, तो न्यू ईयर को सेलिब्रेट भी करेंगे और एक अच्छे मैसेज के साथ जो है वो पेंटिंग करेंगे। तो उसमें मैं होप के टाइटल से जो है वो पेंटिंग कर रही हूँ। उम्मीद, बिल्कुल सही। तो उसको लेके हम थोड़ा सा सूरियल में ही जाएंगे। सूरियल इज़ बेसिकली एक ऐसा मीडियम है या एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें मोस्टली आर्टिस्ट जो हैं वो अपनी ड्रीम को जो है वो रियलिटी की तरफ लेकर आते हैं और वो सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंबल्स डिफरेंट लूँगी जो कि होप को एक्सप्लेन करेंगे। तो उन सिंबल्स को कंबाइन करके एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सी कॉम्पोजिशन बनाई है। ठीक है। सिंबल से क्या मुराद है, क्विकली एक लाइन में। सिंबल्स जैसे बटरफ्लाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। कैंडल भी एक एक साइन ऑफ होम है, होप है, वार्मथ देती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ों को, एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके तो पेंटिंग आज बिल्कुल, जिस तरह सादिया जो हैं उनके लिए जो कॉलर्स हैं जो कॉल करते हैं, सादिया भी फिर जो बात बताती हैं वो भी उम्मीद की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बात ही उम्मीद से करनी है। ऐसा ही। सुमेरा है कहाँ से जी? समुंदरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताएं कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी बताएं जी। मैम पहले मेरा नाम ठीक करें, हमेरा नहीं, मेरा नाम सुमेरा है। सुमेरा ना? हाँ जी जी जी, सुमेरा ही कहा है जी जी। बताइए किसके बारे में पूछना है? मैम मैंने अपने बारे में भी पूछना है। तो Date of birth? है 15 मार्च ठीक है, 1987। ऑलराइट। क्या पूछना चाहती हैं? मैम मैंने ना अपनी शादी के बारे में पूछी। ठीक है, क्या शादी के बारे में कोई रिश्ता आया हुआ है उसके बारे में? नहीं मैम, मैंने ना पहले भी 3-4 मरतबा आपके प्रोग्राम में ना कॉल करके पूछे मैम से अपने बारे में, तो हर दफा ना मैम ने जरा डिफरेंट ही बताया है। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। ठीक है, जिस तरह जी आपका पहले कभी कोई रिश्ता हुआ था? मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, आपका इससे पहले कभी कोई रिश्ता हुआ था, कोई ख़त्म हुआ था, कोई बहुत लंबी देर तक कोई बातचीत कुछ इस तरह से रही है? नहीं मैम, कभी कुछ भी नहीं हुआ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ना थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, ये पिछले दिनों में एक रिश्ता हुआ था। हाँ हुई थी, 15-20 दिन के बाद वो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, वो फिर हुआ ना बात। यही तो मैं कह रही हूँ। वही तो पूछ रही थी वो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको मैं बता। बहुत शुक्रिया, परेशान मत होइए, डोंट वरी जी। एक्चुअली देखिए, जिस वक्त में आप लोग पूछते हैं ना, कोई भी सवाल होता है, जैसा मैंने कहा कि इनका कोई रिश्ता हुआ और ख़त्म हुआ है, समटाइम्स कुछ लोग हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है और हम लोग बहुत जल्दी ये बात कर देते कि नहीं ऐसे तो नहीं हुआ था, ऐसे। तो सबसे पहले तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आओ कि सबसे पहले तो ये होता है कि जो होता है उसमें रब की रज़ा होती है, सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये है, देखो चंदा, आपकी ज़िंदगी में ना रिश्ता, चीज़ें थोड़ा सा इसको हम कहते हैं ज़रा लेट एज में आती हैं, मगर ऐसा नहीं कि नहीं आती, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का साइकिल क्या कहता है, बार बार माजी आपके सामने आता है। या तो आप सोचों में ऐसे रहती हैं, या फिर जो पिछले लोग, रिश्ते जो भी होते वो आते हैं और ख़त्म होते हैं। ठीक है। एनी हाउ 2027 में जाके जिसको हम कहते हैं ना कि अच्छे वाला रिश्ता हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मगर
प्लीज कंपैटिबिलिटी जो मैं बहुत ज़रूरी कहूँ कि जो लोग मंगलिक होते हैं ना उनको शादी में प्रॉब्लम बिल्कुल से अच्छे वाले रिश्ते का मतलब मुझे समझ नहीं आई। अच्छे वाला रिश्ता ये कि इसको हम कहते हैं कि जो हमारे कैलिबर का हो। Okay, पायदार भी होगा। कई दफा लोग ना ऐसे बन के आते हैं कि दे थिंक दैट रियली समथिंग, मगर वो होते नहीं है, ठीक है। झांसा ही होता है। ओके, ठीक बिल्कुल है, ठीक। तो ये वो वाली सिचुएशन। ऑलराइट जी, आमना है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अब मौसम एंजॉय कर रही हैं? जी मैम। कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? अच्छा है। इतना ढीला, कुछ तो भाई सर्दी होगी, बादल सर्दी होंगे। से ढीली हो गई हाँ सर्दी की। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मुझे अपने बाबा के पास। सौ बिस्मिल्लाह, बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद इस्लाम। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ? 9 यकम फरवरी जी 96 1960 60 63। 63। अब्बू से पूछ के बता रही हूँ, मुझे लग रहा है। यकम फरवरी है कि जनवरी है? यकम जनवरी। जनवरी है जी, अब जनवरी। मुझे फरवरी समझ आया था। क्या सवाल है जी? मैम उनके पेट के मुतालिक उनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अल्लाह खैर। तो ये कंडीशन में है, तो मुझे बताएंगे वो ठीक हो जाएंगे, मतलब ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा? आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला तो मौजज़ों का बादशाह है। जितना हो सके दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच जी। देखो बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो इस चीज़ पे जिस तरह भी सुंदस ने भी कहा कि इस चीज़ पे यकीन रखें। मैं आपको एक चीज़ ये बता देती हूँ, जब भी कोई इस तरह से परेशानी कुछ भी हो ना, अव्वल तो ये कि हमें डेली रूटीन में रखना चाहिए आयतुल कुर्सी बिल्कुल। और चारों कुल, ठीक है, और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ। इसको आप पढ़ के अपने अब्बू पे फूको भी। पता है क्या है, अल्लाह ताला ना जो भी परेशानी होती है वो कट जाती है। इसको हम कहते हैं हिसार कर लेना अपना। तो ये एक चीज़ एक तो करो। दूसरा ये कि इंशाल्लाह ताला ही विल बी फाइन, परेशान ना हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अरसे से किसी चीज़ में, या ये जो भी उनको मर्ज़ मुब्तला हुआ है, ये स्लोली ग्रेजुअली जो है वो सिचुएशन में आए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। पता है 6th हाउस अच्छा ना हो तो हम कहते हैं कि ज़रा आपको ठीक होने के बाद भी एहतियात करनी होती है। बिल्कुल। तो आप अपने वालिद से भी कहिए, आप तो बेटियां तो बहुत ख्याल रखती बेटियों हैं। का तो बाप के साथ वैसे बिल्कुल, ही, जैसे special बाप bond की होता दुआ है। जो है बेटी के लिए बिलखसूस, तो बेटी बाप के लिए दुआ करे तो आप देखें फिर कैसे मौजज़े होते हैं। मुझे यकीन है कि बहुत बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला मैं ख़ास दुआ भी करूंगी, और आपने बताना भी है फिर अंकल के बारे में। और मैं आपको एक ज़रूर ज़ाती क्विकली सा बताते हुए एक तजुर्बा, हमारे एक जानने वाले थे, उनके बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। यकीन जाने 99.99% डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बस अब अपने बेटे से आप मिलने, जवान बेटा था, एक्सीडेंट हुआ जो भी। लेकिन जो उनकी वालदा थी, उनको इस बात का यकीन था कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाए, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आप तैयारी पकड़ लें। ही वॉज ऑन वेंटिलेटर और समथिंग, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। आप सोचें, जहाँ पे इंसान की सोच ख़त्म होती है, वहीं से तो मेरे रब के मौजज़ों का आगाज़ होता है। वो मेरा रब, पूरी कायनात का जो खालिक को मालिक है, वही तो मौजज़ों का बादशाह है। और आप यकीन जाने कि वो ऐसा मौजज़ा हुआ कि रात को डॉक्टर्स ने जवाब दिया, अगले दिन सुबह वो बच्चा, ही वॉज टोटली फाइन, और अब माशाल्लाह से बिल्कुल ही इज़ हेल्दी एंड फाइन। तो बस ये यकीन अपने रब पे रखना कि अल्लाह ताला आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, सच्चे दिल से बस दुआ कीजिए। अच्छा जी, बताइए कौन कॉलर? फातिमा सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फातिमा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कैसा है सरगोदा का? जी बहुत अच्छा है। मज़े का? गुड गुड गर्ल। बताएं किसके बारे में पूछना है? जी मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है जी। कि शादी कब तक होगी? ओके, डेट ऑफ बर्थ हो ईयर बताएं। जी डेट ऑफ बर्थ हो ईयर? जी 13 अक्टूबर 1994। सेकंड 30th है कि 2 अक्टूबर? 13 अक्टूबर 13। अच्छा, पैनल पे भी कहीं और कुछ समझ आ रही है किसी को? खालिद भाई को इसीलिए लग रहा है हमने आज बुलाया हुआ है। मैंने बड़ा अच्छा वो उसको पिक कर लिया। जी, आपने अपनी शादी के बारे में ही पूछना है ना? जी बहन के बारे में पूछना। बहन का नाम भी तो बताएं ना। शमीम। शमीम, ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सॉरी जी, मैं ज़रा डिस्क्लेमर ये देते हुए, मैं और हमेशा ये देती हूँ डिस्क्लेमर, टीवी पे हो सकता है आपको यकीनन आवाज़ सही आ रही होगी, स्टूडियो में अक्सर आवाज़ उस तरीके से नहीं आती, इसलिए हमें 3-4 दफ़ा पूछना पड़ता है, तो माजरत इसके लिए जी। अच्छा देखिए, आपकी जो बहन की शादी के हवाले से एक चीज़ है कि
जिस तरह मुझे लगता है कि पहले भी कोई सिलसिला हुआ लेकिन बेटा शायद वो चला नहीं है, दैट्स ऑल राइट, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं होती। एक तो हमेशा बच्चियां जब, और या हमारे बड़े भी, माएँ परेशान हो जाती हैं कि कोई सिलसिला अगर टूट जाए तो हम लोग समझते हैं कि पता नहीं शायद एंड ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा नहीं होता है, अल्लाह खैर करेगा। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसा प्रपोजल आ रहा है ना जिसमें ऑलरेडी उस बच्चे की भी कोई अगर मंगनी टूटी हुई है, कोई कमिटमेंट, तो आप लोग उसको प्लीज़ देखिए, तो वहाँ पे अल्लाह ताला खैर डालेगा और इसी टाइम पीरियड में बिल्कुल सही। खालिद साहब, आपका स्टार क्या है? स्पाइसेस स्पाइसेस सेम है। सेम स्पाइसेस बहुत बेहतरीन होते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ। तो आप इनको मैसेज कर, हाँ भाई दोनों बहुत तो ये बेहतरीन, पॉजिटिव इसमें भी होते हैं। हाँ जी, दिल है साफ और अच्छे अच्छा देखिए, एक पाइसेस की सबसे अच्छी क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ, एरीज से लेकर पाइसेस जितने भी ज़ोडिक साइन है ना, ये क्योंकि एंड वाला ज़ोडिक साइन है, इसमें सबकी क्वालिटीज आती हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, जहाँ पे मिलनसार बनना पड़े वो भी, ये हर तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। दूसरी अच्छी बात है कि तारीफें खुद ही ना भाई। या तो क्या करूँ अब, करे करे पाइसेस है ना। हाँ ऐसा तो है, और जेन्युइनली हैं भी आप लोग। Genuinely, जो स्पाइसेस होते हैं वो लोगों की तारीफ भी करते हैं। ओहो, अभी तक मेरी तो कोई तारीफ नहीं हुई। अच्छा जी, अभी इसके बाद मुझे आपके शूज यकीन करें, आज ही पहले मैं सोचा ब्लैक कलर भी, मैंने कहा नहीं इट्स पर्पल, अच्छा क्या हाँ। मैचिंग है। अभी मेरी तारीफ नहीं, प्लीज बताएं। अच्छा, अच्छा तो आपके लिए जो खास तौर पे 2026 है ना, कोई न्यू वेंचर, कोई चीज़ जिसको आप नए वर्सटाइल, क्योंकि पाइसेस में ये भी होता है कि हर कुछ अरसे के बाद उनको कुछ वर्सटाइल करना होता है, पहले से डिफरेंट, अपनी एक चीज़ को नहीं छोड़ते मगर उसमें वैरायटी डिफरेंट चीज़ों को लेकर आते रहते हैं। सो इस साल में भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अभी फरवरी मार्च में ही आप कुछ इस तरह की चीज़ कर जाएंगे। एक्सेलेंट। इंशाल्लाह। अरे भाई, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पीटीवी पे आके हमेशा एक मैं आपके चेहरे पे बिलखसूस से खास मुस्कुराहट देखती हूँ, उसको बयान करते हुए। मुस्कुराहट, अभी पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि आप हर वक्त, हम देखते हैं कि आप Smiling मुस्कुराते face, रहते माशाल्लाह। हैं, गाते हुए भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ पॉपुलर हुई हमारे पूरे वर्ल्ड में ही ये हुआ कि जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट या हमारे उर्दू जानने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं, या तो वहाँ सब ने यही कहा कि आप कोई भी गाना जो है वो मुस्कुरा के गाते हैं। बल्कि एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ये तो किसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे किसी की डेथ हुई है, वहाँ भी जाके मुस्कुराते रहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं नहीं, है। उसको अब यूँ कह लेते हैं कि आप उदास गाने भी शायद मुस्कुरा के गाएं। उदास करने, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ऐसी बात ये है कि हम वो जिस मकसद के लिए, हाँ, ये बात। हम जिस मकसद के लिए वो गा रहे हैं, ये बात है। एक्चुअली उसके जो अल्फाज हैं, ऐसा ही है। एक्चुअली वो उसकी खुद तशरीह कर देते हैं ना वो। बिल्कुल ऐसा ही जी। है। अगर मैं आपकी जज्बात की वजाहत करूं तो आप हर एक एक लफ्ज़ को महसूस करके जब अदा करते हैं तो मुस्कुराहट खुद ही चेहरे पे आ जाती है। वी हैव अ कॉलर जी, इकरा है, कहाँ से? इस्लामाबाद से जी। जी इकरा, खांसी है, आपने दवाई ली है अपनी? जी अभी लाई है। हाँ क्यूट। जी जी लाई है। ओके, गुड गुड, अपना ख्याल रखो, दवाई छोड़ना ना। बताएं जी, किसके बारे में पूछना है? आप ही मैंने अपने बारे में पूछना है। इतनी आवाज़ार होके क्या हुआ है भाई? मैं बस बहुत ज्यादा परेशान हूँ ना, मैं थोड़ी टेंशन में हूँ तो ना मेरी बेटी, ना मेरी जान, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। बताएं जी, किसके बारे में? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ हो यह बताएं। 22 मार्च 2002। ऑलराइट, क्या पूछना है बताइए। मैंने अपने बारे में पूछना है, अपनी शादी के बारे में। ओके, कहीं रिश्ता हुआ हुआ है? नहीं, अभी दरअसल बात यह है कि हमारी मतलब हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ना मेरे घर वाले मान रहे हैं और ना लड़के के मान रहे हैं। तो बेसिकली प्लीज इस चीज से गाइड कर दें कि हमारी शादी हो जाएगी या नहीं। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी बताइए। अच्छा देखो बेटा, जब कभी घर वाले नहीं मान रहे होते ना तो उससे भी कोई बेहतरी होती है, ठीक है, वो आपके लिए दी बेस्ट चाहते हैं। वो कहीं पे भी घर वाले ना कॉम्प्रोमाइज नहीं चाह रहे होते कि आप आगे जाके कॉम्प्रोमाइज करो जो आपको अभी लग रहा होता है कि इट इज़ वेरी गुड, लेकिन खैर दुआ खैर आप करते रहो, बट अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट आपकी शादी आनी घर वालों की मर्जी से ठीक ही है। ठीक है। और अभी तो खैर आप यूँ समझ लो कि ये 26 अप्रैल मई के बाद हो सकता है कि आपका कोई मंगनी, कोई रिश्ता तय पा जाए, बट आई एम नॉट श्योर कि जहाँ आप चाह रहे हो,
बट जहाँ पे भी होगा ना बच्चे बहुत ही बेहतरीन होगा, इस चीज़ पे यकीन रखो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम औलाद हैं, हमें नहीं नज़र आ रहा होता, तो जो वालदैन है वो औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, तो आपने जो आपके वालदैन की रज़ा होगी उसके मुताबिक ही आपने करना है। दिल जज्बात थोड़ी देर के लिए साइड पे करके माँ बाप की रज़ा में ही इंसान की और बच्चे की औलाद की बेहतरी होती है, बस ये इसको याद अगर रखना। सुनते हम यूँ कहें ना कि माँ बाप के जज्बात, क्योंकि हम अपने जज्बात को तो बहुत अहमियत दे रहे थे, तो क्या माँ बाप के जज्बात हमारे लिए अच्छे नहीं बिल्कुल होंगे? ऐसा ही है, बड़े ही बेहतरीन होते हैं, सिर्फ वक्त समझाता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सिर्फ ऐसा वक्त ही। समझाता थैंक यू सो मच सादिया, My pleasure. बहुत शुक्रिया। एंड ख़वातीनोज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है, मरियम भी मौजूद हैं, खालिद भाई मौजूद हैं, तो फिर इनकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना और अमेजिंग सी परफॉर्मेंस, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में हंसते हुए। जी ख़वातीनोज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं। माजिबीन, आप काम करती रहें, अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है रेसिपी के साथ। प्रोग्राम के आगाज़ से खालिद बेग साहब मौजूद हैं और इनकी आवाज़ में खूबसूरत गाने और उम्दा परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच खालिद भाई। अच्छा जी, और प्रोग्राम के आगाज़ से मरियम भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेंटिंग का जो सेगमेंट है उसमें पेंटिंग के मामलात कहाँ तक मरियम पहुँचे हैं? मैंने ड्राइंग करने के बाद एक वॉश दे दिया है वाटर कलर्स का, और आज हम पूरी पेंटिंग जो है वो वाटर कलर्स के साथ ही करेंगे। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम हमने एक्रेलिक्स का इस्तेमाल किया, नहीं, लास्ट टाइम भी हमने वाटर कलर्स का यूज़ किया था, बट साथ में मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स भी कंबाइन कर पेस्टल्स दिए किए थे। ओके, एक्रेलिक्स मेरे जहन में इसलिए आ रहे हैं कि शायद पड़े हुए थे, तो इसलिए आई गॉट। ओके, आप बनाना शुरू करें, मतलब इसको फाइनल करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या नया हाल साल चाल है? मुबारक। आपको भी बहुत बड़ा सा नया साल मुबारक। बल्कि सबको मौजूद को जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, सबको बहुत सारी दुआएं और नेक कामनाएं बिल्कुल हम ऐसे। सब की तरफ से। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, एक ऐसा मौजू जो आई एम श्योर एवरीबडी कैन रिलेट, और उस पर मेरे ख्याल में तो जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन हम इस टॉपिक में कोशिश यही करते हैं आप कि जितना हो सके टिप्स दे दें, डूज एंड डोंट्स। हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको मुझे लगता है कुछ लोग अंडररेट करते हैं, जैसे उसकी जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो नहीं करते कुछ लोग ऐसे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और इसलिए हम हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अभी पिछले दिनों कार्डियोलॉजिस्ट मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, कहने लगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। एक तो ये फ्लू जो बहुत फैला हुआ है, एक जो दूसरी चीज़ है वो है हाई ब्लड प्रेशर, और इवन हार्ट अटैक्स की तनासब भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस फ्लू की वजह से लंग्स का प्रॉब्लम होता है, ऑब्वियसली हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, तो जिन लोगों के ससेप्टेबल या जो लोग वल्नरेबल हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। प्लस ये कि जब सर्दियाँ आती हैं तो खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जब सिकुड़ती हैं तो ऑब्वियसली वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? ये बुलंद फ़िशार खून, इसको हम उर्दू में बात कहते हैं, और उसमें ये होता है कि आपकी नालियाँ सिकुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है कि वो खून आपकी बॉडी के अंदर पंप करे। ठीक है, उसकी वजह से आपकी जब प्रेशर ज़्यादा काम करना पड़ता है हार्ट को, तो आपकी और चीज़ें भी डैमेज होती हैं। मसलन अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, लेकिन आँखों के ऊपर असर पड़ सकता है, विजन के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी नालियाँ होती हैं ना आँखों की, तो वो ऑब्वियसली जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वो उस किडनीज मुतासर होती हैं, और इसके अलावा लिवर और सारे कहा जाए तो सारे ऑर्गन्स पे किसी ना किसी हद तक बहुत असर करता है। हाँ। और डॉक्टर साहब ये भी तो है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, उनके सर में भी तो दर्द रहती है ना, अगर बीपी और ज़्यादा शूट कर रहा है तो। अच्छा, हम यही बात करने लगे थे। उसमें ये है कि सुंदर कई लोगों को नहीं पता। हाँ, यही बात कई लोगों का बिल्कुल एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो जाती है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई गला शला दिखाने, वो डॉक्टर साहब चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, तो आगे से ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज साइलेंट डिजीज। समटाइम्स इट्स नॉट शोइंग, समटाइम्स कोई सिम्टम नहीं है और आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। माय हस्बैंड इमरान, उनको बहुत जल्दी उम्र में अच्छा, जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ, या मैं कुछ कह नहीं सकती, हाँ ही इज सो यंग माशाल्लाह, लेकिन बहुत अरसे से हाई ब्लड प्रेशर, और उसके सिम्टम्स जो हैं वही सर दर्द था। वो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा है। वो जब चेक किया तो पता चला वो हाईएस्ट तरीन अच्छा उस पे था,
एंड देखें ना वो फिर चीज़ें कैसे एड अप होती जाती हैं, तो फिर दवाइयाँ शुरू हुई, अल्लाह का शुक्र है सही टाइम पे पता चल गया, ही इज़ ऑन मेडिसिन ऑब्वियसली जो एक कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल होती करने हैं, के लिए हाँ, होती हाँ। हैं, लेकिन हाँ वो मैं तो विटनेस हूँ, गवाह नो हूँ बट मेरे। ही इज सो यंग। हाँ। तो ये जो भी आपने बात की है, ये यंगर लोगों में भी बढ़ चुका है, और इसीलिए जब जो हम लोग सोचते थे कि यार तू क्या ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, तू तो अभी 30s में है, तू तो अभी 20s के एंड में है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। आपने अभी जैसे कहा जेनेटिक्स यानी मौरूसियत बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन आजकल के ज़माने में स्मोकिंग, हाँ शीशा, ड्रग अब्यूज़ और इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हाई ब्लड प्रेशर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये एक आम तासुर है, एंड करेक्ट मी, मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा कि जिस तरह हार्ट अटैक्स हैं, मर्द हजरात में इसकी शरह ज़्यादा है बनिस्बत ख़वातीन के अंदर। हम यही सुनते हैं या देखते हैं कि ज़्यादातर मर्द हजरात को हार्ट के इश्यूज़ हो रहे होते हैं। मेनोपॉज से पहले ख़वातीन के अंदर जो उनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ऑन द हार्ट। तो अगर ब्लड प्रेशर हार्ट की वजह से हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से नहीं हो रहा, तो इस वजह फिर वो हो सकता है कि ख़वातीन में उसकी शरह तनासुब कम हो। बट आफ्टर मेनोपॉज 50 साल की उम्र के बाद मर्द और हजरात के जो चांसेस ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या एथेरोमा वगैरह जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि हम इसको बहुत हद तक सेव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। फ़ौरन दवाइयों पे नहीं जाना चाहिए, ऑल्दो कि डॉक्टर आपका माइलेज डिसाइड करता है ऑन द स्पॉट और गूगल नहीं डिसाइड करता कि आपने क्या करना है। True. तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक तो अपनी ज़िंदगी में डीप ब्रीदिंग को आदत बना लें। सुबह उठते ही 5 मिनट जो है 4-7-8 ब्रीदिंग करें। 4-7-8 ब्रीदिंग होती है कि 4 सांस आप अंदर लेते हैं, 7 सेकंड के लिए आप होल्ड करते हैं और 8 सेकंड के लिए आप उसको एक्सहेल करते हैं मुंह से नाक से लेते हैं और मुंह से करते हैं। उससे ये होता है कि बड़ी आप हैरान होगे कि तकरीबन 10 डिग्री तक ब्लड प्रेशर जो है वो देखा गया है कि नीचे आ जाता Really? है जस्ट थ्रू ब्रीदिंग। यानी नाक से सांस आपने, डीप ब्रीदिंग का तरीका ही है डीप ब्रीदिंग का, कि Exactly. नाक से आपने सांस लिया और सांस निकाला मुंह से निकाला, और अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें यानी कि लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रल की इसको बंद कर लें राइट साइड को और इनहेल करें और उसके बाद फिर एक्सहेल करें। जितना आप इसको रिपीट करेंगे उतना ही ब्लड प्रेशर नीचे होएगा। जिन लोगों का लो हो जाता है वो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें। अच्छा, हाँ, ये एक टेक्निक है। और दोबारा बताइएगा जरा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है हाँ। वो लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें यानी कि राइट साइड को क्लोज करके अपने खब्बे पासे के नॉस्ट्रल से सांस लें। ठीक है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, ये ब्लड प्रेशर एपरेटस बताएगा कि लो हुआ है कि नहीं, क्योंकि लो और हाई के सिम्टम्स ऑलमोस्ट कई दफ़ा एक जैसे होते हैं। ठीक है। ये अगर लो हो गया है तो आपने फिर उसके बाद लेफ्ट को बंद करना है और राइट सांस लेना है। बिल्कुल सही। और डीप ब्रीदिंग में नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से बाहर निकालनी है सांस। यही तरीका है। ये बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं हाँ। 4-7-8 ब्रीदिंग के ऊपर। Yes. तो ये आप इसलिए भी कीजिए कि आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे रहें, उससे वेट गेन भी नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो अलामात कुछ बात कर रहे थे, एक तो सर दर्द की आपने अलामत बताई, एक ब्लरी विजन हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको नज़र सही नहीं आ रहा, तो उसको देख लें। हार्ट बीट का तेज़ होना, घबराहट होना, पसीना वगैरह आना, ये सारी चीज़ें जो है हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में हो सकती हैं। हो सकती हैं। अब जब इनसे क्या किया जा सकता है, पहली चीज़ तो हमने कहा है कि आप रिलैक्स करें। दूसरा ये कि आप सॉल्ट से परहेज़ करें। एक चीज़ है उसको बोलते हैं डैश डाइट। डैश है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, टू स्टॉप सॉल्ट फॉर हाइपरटेंशन। तो उसमें ये होता है कि आप नमक अपना बंद कर दें। जितना सोडियम लेते जाएंगे उतना ही वो पानी को अपने साथ लेता आएगा और बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। 5 लीटर खून जो है जो आपकी सरायत कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियसली स्वेलिंग में जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बढ़ता है प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए सोडियम को ही ख़त्म करने से सुंदस बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही। और सुंदस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आप और मैं अक्सर करते हैं वो हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट हैं। एक तो है ना कि जी अंडा बनाया सुबह, उसके ऊपर हमने डाल दिया बिल्कुल नमक। सही। या हमने अमरूद पे छिड़क दिया नमक। छिड़क दिया एग्जैक्टली या मौसमी के ऊपर छिड़क दिया। मज़ा आता है ना वैसे खालिद भाई? मज़ा तो आता है, लेकिन इन्होंने वो बताया, बड़ा अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन उसमें मेरा ये है कि जितनी भी आपके पास वाइट हमें आते, जैसे आटा है या नमक है या चीनी है,
अगर इनको हम थोड़ा सा, मैं इग्नोर करता हूँ, अच्छा ओके गुड, हाँ, नमक और मिर्च तो बिल्कुल वो इस्तेमाल ही नहीं करता, ठीक है। ब्लैक पेपर और बाकी जो भी अपना होता है, और शक्कर उसकी जगह पे, उसकी जगह वाइट जितनी भी है ना, आप उनको जितना दूर रखेंगे अपने आप से उतने ही आप ठीक रहेंगे। बल्कि मकई तो अभी कल भी मैंने चूरी खाई है बना के देसी घी की। ठीक है, किसने बनाई चूरी? अरे बेगम साहबा ने अच्छा बस फिर जुमला मुकम्मल करें ना, ताकि फिर हाँ सवाल आते हैं। बना के दिए उन्होंने अपना, और मैं तकरीबन आफ्टर वंस अ वीक तो मैं लाजमी खाता हूँ। अच्छा वेरी गुड। हाँ, लेकिन उससे ये है कि आप ये ब्लड प्रेशर का ये जो सिलसिला है, एक तो वैसे भी घर में ये अक्सर बताया जाता है कि ख़वातीन की वजह से होता है, लो जी डायरेक्ट आ गया ना इल्जाम हम पे। एक तो वो इनको चूरी बना के दे रही मैं वही लो चूरी बना के वो तोता बेचारा वैसे ही भूखा मर गया। हाँ बस देखो बेगम चूरी बना के दे रही है। नहीं, अक्सर वैसे ये कहा गया हाँ, है, on a lighter note on a वैसे यही lighter कहते हैं, कि ये अवसर, लेकिन बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शाबाश, very good। जैसे आप कह रहे थे कि अपना वो चेहरे की फ्रेशनेस और ये वो तमाम चीज़ों के बारे में, उसमें ये भी एक है कि अगर आपको घर में सुकून आपको हो, और मेरा ख्याल कहता है कि उसमें ख़वातीन का बड़ा हाथ होता है घर में, और अगर ये वाइट चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दी जाए ना तो आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। और अभी देखिए जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो थे वो जौ का दलिया और ये चीज़ें, और हम घर में यही अपना जितने भी हैं वो जितने भी देसी कह रहे हैं उसको, जैसे हम कहते हैं हाँ। कि उसमें ऑर्गेनिक जो वो चीज़ें आप इस्तेमाल ऑर्गेनिक करें। प्रोडक्ट्स एंड स्टे क्लोज टू नेचर। जी डॉक्टर साहब क्विकली तो बिफोर एक तो वो, दूसरा ये कि चिकनाई से परहेज करें, फ्राइड अशिया से परहेज करें, बाहर के खानों से परहेज करें। ये याद रहे कि जो आप बाहर से खाने खाते हैं उनमें एज ए टेस्ट एनहांसर अजीनोमोटो डाला जाता है, और अजीनोमोटो अगेन गिव्स वेरी हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी बात काटने लगा हूँ। अच्छा Time कम मुझे है खालिद बताइए, भाई, हाँ। मुझे ये बताइए कि वो जो मस्टर्ड ऑयल है वो कहाँ तक ठीक है, उसको क्या इस्तेमाल बहुत कैसे अच्छा है जी, करें? मस्टर्ड ऑयल आप उसमें खाना बना सकते हैं। बना सकते हाँ हैं खाना। बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ जो है उसको कम यूज़ एतदाल के साथ, ठीक है। बिल्कुल एतदाल के साथ। दूसरा हम एक टिप देंगे फॉर द हाई ब्लड प्रेशर सफरर्स, एक तो आप नमक बंद करें, सैर लाइफस्टाइल अपना बेहतर करें, वज़न कम करें, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हिबिस्कस टी पिएं। वो जो एक रेड सा फूल होता है उसकी ये कावा बनाएं, उसकी टी बहुत अच्छी होती है फॉर लोअरिंग ब्लड वो प्रेशर। कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनाएंगे कि या नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हम बताएंगे ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मतलब खुद ही कह के कि जल्दी प्रोग्राम खत्म। आई नो आई अब वो कैसे बनाएंगे? पहले पौधे के पास जाएंगे, उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, फूल दे दो। नहीं आई टेक माय वर्ड्स बैक। ख़वातीन और हज़रात बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank मच। you। बातचीत का सिलसिला जारी है, हम परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े हैं या ब्रेक की तरफ बढ़े हैं? ओके जी, खालिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आ जाइएगा, द स्टेज इज ऑल योर्स। जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, और किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन भी मौजूद हैं, लेकिन पेंटिंग सेगमेंट में और पेंटिंग वाला जो कॉर्नर है मरियम ने संभाला हुआ है। मरियम, कहाँ तक हालात और वाक़यात पहुँचे पेंटिंग के? मैंने कॉम्पोजिशन जो बनाई है वो आपके सामने है। मैंने थोड़ा सा अभी मज़ीद पेंट होगा, अभी इट्स नॉट डन। तो अभी कैंडल मैंने बनाई है। कैंडल बेसिकली वार्मथ का साइन है, और बटरफ्लाई जो है वो होप का है और रीबर्थ का साइन है। तो जैसे न्यू ईयर है तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ को भी कुछ इस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को लेके जाएं कि वो एक रीबर्थ वाली सिचुएशन हो, कि यानी हम नए चीज़ों के साथ उसको कंटिन्यू करें और अच्छे नोट पे उसको स्टार्ट करें। और साथ में ये पीछे मैंने क्लॉक ऐड की है, थोड़ा सा टाइम को ज़रा डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि इस साल हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा टाइम को भी अपने हाथ में कंट्रोल रखें, और उसको कंट्रोल में रखते साथ साथ हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को इस साल में पूरा कर सकें, जो भी हमारे रेजोल्यूशंस हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल सही। ये देखें, इसका तो बिल्कुल मेरे कपड़ों के साथ मैच कर रही है। ये तितली है, ये उड़ेगी नहीं। अभी मैं 12 बजे के बाद उड़ूंगी, प्रोग्राम जब ख़त्म होगा। अभी बाकी 2 सेगमेंट्स रहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ से खालिद बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद है, और इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। मैं इनको अभी ब्रेक में भी बता रही थी, मेरी वालदा इस वक्त अमेरिका गई हुई है भाई के पास, उसका भी माशाल्लाह बेटा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो
میری والدہ نے 5 دن پہلے کہا کہ میں خالد بیگ صاحب کی آواز میں گا, اور بالخصوص آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے گانے, اپنے لوگ اور پی ٹی وی بالخصوص کے ساتھ جو ایک کنیکشن اور رابطہ ہے وہ اس کے ذریعے آپ کو پھر جو ملک کی یاد ستا رہی ہوتی ہے, اپنے وطن کی یاد ستا رہی ہوتی ہے, تو وہ کنیکشن رہتا ہے. تو خالد صاحب کو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری والدہ جو ہیں خاص طور پہ ذکر کر رہی تھیں کہ ان کے گائے ہوئے گانے اور جو ٹریبیوٹس انہوں نے اپنے خاص انداز سے پیش کیے ہیں وہ بڑے شوق سے سنتی ہیں. تو میں نے کہا آپ کی آن ایئر بھی میں یہ میسج پہنچا دوں. اچھا جی, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا خواتین و حضرات. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں بالخصوص, کہ اسکول میں لائبریریز کا جو کہ آج بھی بچوں کا ایک کلاس بنائی جاتی ہے جس میں ایک کلاس ہوتی ہے, بچے لائبریریز جاتے ہیں, لیکن ہم مجھے یاد ہے ریسرچ کرنے کے لیے بھی, چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی اسکولز کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی لائبریریز میں گھنٹوں گزارا کرتے تھے. اور بکس کو جو ہے, بکس کے ساتھ ایک خاص ایسوسیشن اور اٹیچمنٹ ایسی تھی کہ کتاب کے ساتھ دوستی تھی ہماری. وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے, جس میں جہاں پہ پازیٹیو بھی بہت ساری چیزیں, بہت ساری انفارمیشن پوری دنیا سے جسٹ کلک ہوئے, وہاں پہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ, یا ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب سے دور ہو گئے, لائبریری سے دور ہو گئے. گو کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے اپ گریڈ طریقے سے لائبریریز کو جو ہے سنبھالا جا رہا ہے. تو کتاب سے دوستی کیسے قائم کی جا سکتی ہے اور مضبوط کی جا سکتی ہے, تمام باتیں ہم جانیں گے. بہت ہی معزز مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاشف منظور صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پبلک لائبریری پنجاب کے, اور بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہیں, وہ ان سے ہم خود جانیں گے. اور آپ گورنمنٹ ٹریننگ اکیڈمیز میں لیکچرز بھی دیتے ہیں, اور ینگسٹرز کے ساتھ بالخصوص ان کا تعلق اور رابطہ زیادہ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو جی, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی, اللہ کا شکر. آپ اگری ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ بچپن میں ہم بالخصوص جو ہے, یا مجھے لگتا ہے کوئی اور آپشن بھی نہیں تھی, لیکن کتاب کے ساتھ ایک گہری دوستی تھی ہماری. جی بالکل, اس کی بہت بڑی وجوہات تھی. ایک تو ہمارے والدین بھی پڑھتے تھے, ہمارا انوائرمنٹ بھی تھا, اور دو تفریحات بڑی کم تھیں. تو کتاب ایک بہت ہی زیادہ معزز تفریح سمجھی جاتی تھی, جس کی طرف ہمارے مڈل کلاس والدین جو ہیں وہ پوری توجہ دلاتے تھے بچوں کی. خود بھی کتابیں پڑھتے تھے, بچوں کے لیے کتابیں لے کر بھی آتے تھے. اس وقت صرف ایک ٹی وی چینل تھا اور کچھ سپورٹس کے مواقع تھے. تو کتاب شروع سے ہماری تہذیب اور کلچر کا حصہ رہی ہے, اور ہماری خوبصورت یادوں میں بچوں کے رسالے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ بڑھنے والی جو کتابیں ہیں ان کی تشکیل کا ہماری شخصیت میں بہت حصہ ہے. بالکل صحیح. سر ناؤ آپ ڈی جی ہیں پبلک لائبریریز پنجاب کے, تھوڑا سا جو اس وقت جو لائبریریز جن کے آپ انچارج ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے, کس طریقے سے اپ گریڈ کیا گیا ہے اور کیا رجحان آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, لائبریریز جو ہیں اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے پچھلے 2 سے 3 سال کے دوران, اور اس کی وجہ سی ایم پنجاب صاحبہ کا ویژن بھی ہے, جنہوں نے ای لائبریری کا کانسیپٹ دیا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو پبلک لائبریری ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے SNGAD کے انڈر, اس کے تحت 16 بڑی لائبریریاں ہیں, جس میں لاہور کے اندر کم از کم 5 لائبریریاں ہیں, جس میں سب سے بڑی جو ہماری لائبریری ہے وہ قائد اعظم لائبریری باغ جناح لاہور ہے. اس کے علاوہ سب سے اولڈسٹ لائبریری ہے گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری جو میوزیم کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے, 2 نئی لائبریریاں انہوں نے ابھی کام شروع کیا ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب کے باقی شہروں ساہیوال, بہاولپور, شیخوپورہ, اٹک, لیا, ہر جگہ پہ لائبریریاں قائم ہیں. اس دفعہ جو بہت بڑی چینج آئی ہے کہ کتابوں کی بہت بھاری تعداد جو ہے وہ خریدی گئی ہے, انٹرنیٹ کی سہولیات میں اضافہ کیا گیا ہے. اگر آپ کا کوئی پروگرام ہو قائد اعظم لائبریری کا یا پنجاب پبلک لائبریری کا, تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نئے سیکشن بنے ہیں. حکومت امریکہ کی تعاون سے, US فنڈ سے ہم نے لنکن کارنر ڈیولپ کیا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ مرکز ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب پبلک لائبریری کو وال سٹی اتھارٹی لاہور نے بالکل نئے طریقے سے اس کی رینوویشن کی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آن لائن لائبریریز کی طرف ہم جا رہے ہیں, جو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا ریولوشن آ رہا ہے ہماری لائبریری سسٹم کے اندر. بالکل صحیح. سر آپ کا تو رابطہ زیادہ ینگسٹرز کے ساتھ بھی ہے, آپ پبلک سپیکر بھی ہیں, موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں. ینگسٹرز میں جو جوش و جذبہ دیکھتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے, میں نے تو ینگسٹرز سے میں سیکھ رہی ہوتی ہوں, اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے ایون چھوٹے بچوں سے بھی, کہ نہ صرف ایک تو سوشل میڈیا کو بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کتاب سے بھی کچھ ڈھونڈنا ہو تو ٹک 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 everything is on their fingertips. جی بالکل, یہ بڑا زیادہ جنریشنل چینج آیا ہے کہ ہماری نسل کو ریسرچ کی اتنی سہولیات میسر نہیں تھیں جتنا جو آن لائن میڈیا کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت نیٹ فلکس جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا فلم سکرین ہے, جو یوٹیوب ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن ہے, اسی طرح سے ٹویٹر دنیا کا سب سے بڑا اخبار ہے,
फेसबुक दोस्ती की सबसे बड़ी वेबसाइट है, इसी तरह से बाकी चैनल्स हैं हमारे पास। तो बच्चों के हाथ में तो सारी दुनिया है, हमारे हाथ में तो चंद किताबें होती थी या ज़्यादा लाइब्रेरी का चक्कर या फिर इंतज़ार होता था कि नया साला नई किताब आएगी, हमें पढ़ने को मिलेगी। तो अब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नौजवान नस्ल से हम सारे सीखते हैं। वो आज की डिजिटल जनरेशन है, वो अब 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ज़िंदा है, जो आपको सेकंडों में बेहतरीन जवाब दे देती है। कोई किताब, कोई इन्फॉर्मेशन अब आपकी बिसात से दूर नहीं रही है। तो जहाँ तक नौजवान नस्ल का ताल्लुक है, उसके लिए अब ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ की तरफ हम जा रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने CM साहिबा की जो क़यादत में 1 अरब रुपए का फ़ंड रखा है, जिसकी DDC या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी है। अब ऑनलाइन आप बहुत जल्द 2 से 3 साल में देखेंगे कि हमारा पूरा मवाद जो है लाइब्रेरीज़ का, सिलेक्टिव मवाद जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। पब्लिशर उसमें अपनी किताबें अपलोड करेंगे, उसमें आपको HEC के जो अप्रूव जर्नल्स हैं वो आ जाएंगे, यूनिवर्सिटियों का डाटाबेस लिंक हो जाएगा, और इंतहाई नॉमिनल या फ्री चार्जेस में CM साहिबा की ख्वाहिश ये है कि ये तमाम मवाद जो है पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का उर्दू ज़ुबान का, इलाकाई ज़ुबानों का, वो सारा एक क्लिक पे और बिल्कुल फ्री अपनी नौजवान नस्ल के लिए मुहैया हो। एक्सेलेंट, इससे बढ़कर और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सब आपकी पसंदीदा कौन सी किताब थी? क्या रुझान होता था बचपन में गोइंग टू द लाइब्रेरी? मुझे तो आज भी याद है, मैं तो फिक्शन, मुझे किताबें बहुत पसंद थी। जी बिल्कुल, हमने भी स्टार्ट फिक्शन से किया, बच्चों की किताबों से किया, और उसके साथ साथ फिर हम इमरान सीरीज़ की तरफ बढ़े, उसके बाद हम अदब आलिया की तरफ आए। उसके दौरान में हमने डाइजेस्ट भी पढ़े, डाइजेस्ट, और सस्पेंस डाइजेस्ट, जसूसी डाइजेस्ट, खवातीन के डाइजेस्ट जो हमारी खवातीन घर में पढ़ती थी। और उसके बाद फिर हम जब बाकायदा अदब की तरफ माइल हुए तो फिर हमने अशफाक साहब, मानो कुसिया, और इससे होते होते मैंने तो फर्स्ट ईयर में पूरी एक लाइब्रेरी उर्दू अदब की अपने अंदर उतार ली थी। अच्छा। उसके बाद अंग्रेज़ी अदब की तरफ जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आए, हमने अंग्रेज़ी अदब की तरफ रुझान किया। हमें ये पता चला कि दुनिया बेहद वसी है और किसी भी चीज़ की अहमियत को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। बच्चों के अदब से, डाइजेस्टों से, इमरान सीरीज़ से होते हुए जब आप अदब आलिया की तरफ पहुँचते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि दुनिया इससे भी वसी है। फिर जब जो ज़िंदगी में मौका मिला, जैसे हम बाहर पढ़े, अभी मैं एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ था अमेरिका के लिए, तो मैं वहाँ होके आया हूँ। वहाँ पे हमें बेशुमार बड़ी लाइब्रेरियाँ और उनका कल्चर देखने का मौका मिला, उनके म्यूज़ियम, आर्ट गैलरीज, यूनिवर्सिटीज़। हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गए, UC बर्कले भी गए जहाँ भुट्टो साहब ने तालीम हासिल की, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इलिनॉय में मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि वो साउथ एशिया की ज़बानों के हवाले से शायद दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहाँ मिलियंस ऑफ उर्दू बुक्स मौजूद हैं, पंजाबी और दूसरी ज़बानों की। तो ये सारा एक्सपोजर जो है ये आपको बताता है कि इल्म की दुनिया कभी महदूद नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन हज़रात, किताब को खोल के, किताब का जब आप सफ़ा चेंज करते हैं ना, पलटते हैं, वो जो खुशबू है ना, एग्जैक्टली उस खुशबू को आप बयान नहीं कर सकते हैं। एक अजीब सी अपना ये जो है ना वो महसूस हो रही होती है। जो आप लाइब्रेरी जाएंगे, और ये सेगमेंट करने का, सर को बुलाने का मकसद भी है कि पंजाब में बिलखसूस, पूरे पाकिस्तान में लाइब्रेरीज़ के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, लेकिन पंजाब में बिलखसूस जो किताब के हवाले से, लाइब्रेरीज़ के हवाले से, और बुक फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं। मुझे तो याद है खालिद भाई, बचपन में बुक फेस्टिवल्स हुआ करते थे जो अब माशाल्लाह दोबारा से अब पाकिस्तान में होना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेरे पास खुद एक छोटी सी एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और क्योंकि मेरा पोइट्री से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा, और क्योंकि हम अदब से ही ताल्लुक़ रहा, और पहली किताब कौन सी याद है? कुछ पढ़ी कि नहीं? वो शेर व शायरी का ही शौक था तो वही किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी? शेर व शायरी का शौक था बचपन से ही, और वही अपना चीज़ें अपना ज़हन नशीं रहीं, और उसमें इतनी सारी किताबें इकट्ठी की, बड़ी पूरी दुनिया से इकट्ठी की मैं किताबें, और मेरे पास हैं। और जहाँ से भी मुझे मिलती है, कोई भी किताब मिलती है तो मैं वो ले आता हूँ, और वो मेरी जो अलमारी है या मेरा घर है वो उसकी जीनत बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं शायरी, क्योंकि अब जब इंसान दोस्ती करता है किताबों के साथ, तो आप यकीन जानिए कि उसको कभी भी अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता। वाह। तो आप आराम से उसको इतना पढ़ेंगे, जितनी आप उससे मोहब्बत करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपसे और मोहब्बत करना शुरू हो जाएगी। और आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग क्या किया करते थे कि एक फूल जो होता था या फूल के पास वो हम रखते थे किताब में। ऐसा ही है। किताबों में फूल रखना, कभी किताबें बोला, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। नहीं, आपको फूल किसी ने दिया या ऐਵੇਂ पकड़ के आपने तोड़ के बाग में से पकड़ के तो लगा दिया किताब? कभी नहीं, वो तो ये एक सिलसिला होता है कि वो जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होते हैं तो किया ना आपने, छोटे मोटे सिलसिले तो चलते ही हैं। ये बात इतनी लंबी बात करें कि बोलें कि मैंने किया ये। हाँ। तो वो ये सिलसिले चलते ही हैं उसमें। हाँ। वो क्या मैं कहता हूँ कि
جو یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور بلکہ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ، میں جاپان گیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ 110% ایجوکیشن ہے، ایسا ہی ہے 100% نہیں، 110%. اور میں وہاں کے اسکولز میں بھی گیا ہوں اور یونیورسٹیز میں گیا ہوں، کالجز میں گیا ہوں. اسی طرح میں ٹرکی میں بھی گیا ہوں، استنبول کے مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں گیا ہوں، اسکولز میں گیا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو لائبریریز میں بھی میں گیا ہوں بہت ساری، جو جیسے انہوں نے شکاگو بتایا، میں وہاں بھی گیا ہوں، میں نے دیکھی وہاں جا کے، کیونکہ تعلق ادب سے تھا نا، تو پھر میں چیزیں ڈھونڈتا ہوں ایسا ہی ہے کہ مجھے وہ کہاں سے ملیں گی. تجسس رہتا ہے، بالکل تجسس رہتا ہے کہ وہ ڈھونڈیں، تو وہ ڈھونڈتے ہیں ہم ان کو، ایسا ہی ہے. اور ڈھونڈ کے پھر ہمیں جو اچھی چیز لگتی ہے. بلکہ بعض کا ایسا، میں ان کی لائبریری، پنجاب لائبریری میں گیا، مجھے کتاب مل نہیں رہی تھی، میں نے پتہ کروایا، ادھر ادھر سے بھی پتہ کروایا، لیکن مجھے نہیں ملی. آخر وہ مجھے لائبریری میں، ہمارے ایک دوست تھے طیب صاحب، اب اللہ ان کو رحمت کرے، تو انہوں نے مجھے وہ ڈھونڈ کے دی، لیکن اس کو 15 دن لگ گئے. بالکل سے. اور وہ 15 دن میں جو تجسس ہے وہ اور زیادہ. اور خواتین حضرات، کتاب کو لائبریری میں ڈھونڈنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اینڈ آئی ایم شیور بہت سارے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے. سر ضرور یہ بات کرتے ہوئے کہ پنجاب کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے، کچھ کل تعداد کتنی کتابوں کی ہوگی اور کتنے سیکشنز پہ مبنی ہے وہ لائبریری؟ جی بالکل، اگر آپ صرف قائد اعظم لائبریری کی بات کریں تو میرے خیال میں وہ ہمارے پنجاب کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اور اس میں کتابوں کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان ہے. 1.5 سے 2 لاکھ 2 لاکھ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں رسائل و جرائد آتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس آن لائن جو لائبریری ہے وہ بلین ریسورسز پہ مشتمل ہے. ابھی جو تازہ ترین ایڈیشن ہم نے کیے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بہترین ڈیٹا بیسز ہیں، اور خاص طور پہ امریکن کارنر کے اندر جو ہے ہمارا، اس میں یو ایس اسٹیٹ لائبریری کے ساتھ لائیان ہے. اس کے علاوہ ایچ ای سی کے ساتھ ہمارا لائیان ہے. ہماری ایک اپلیکیشن ہے جس کے اوپر آپ ہر طرح کے میگزین، کتابیں صرف ممبر بن کے آن لائن فری طور پہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہماری جو ٹوٹل لائبریری، جو کتابوں کی تعداد ہے ہماری تمام لائبریریز میں، وہ کم از کم 10 لاکھ سے زیادہ ہے پنجاب کے اندر، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی 80 لائبریریاں شامل کر لیں، اور 20 لائبریریاں جو ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی اسٹیڈیمز کے اندر بنی ہوئی ہیں، یہاں پر آپ نے قذافی اسٹیڈیم کے پاس لائبریری دیکھی ہوگی، اگر ان سب کے ریسورسز کا شمار کیا جائے تو اب کتابوں کی کوئی قلت نہیں ہے، آن لائن ریسورسز کی کوئی قلت نہیں ہے. ہم نے ایون وہاں پر کمپیوٹر لیب بنا دی ہیں، تیز رفتار انٹرنیٹ کو مزید امپروو کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے آئی پیڈ رکھ دی ہیں بہت ساری لائبریریوں میں، اور مزید رکھ رہے ہیں کہ آپ جائیں، آپ کمفرٹیبل موڈ میں صوفے کے اوپر بیٹھیں، اور وہاں پر آپ جو ریسورسز ہیں ان کو بہت ہی ایک اچھے انداز میں اپنے آئی پیڈ یا اپنے کمپیوٹر کے اوپر یا ایون اپنے موبائل کے اوپر آپ پڑھیں. اچھا سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو یہ بتائیے، اگر وہ آپ نے جو ابھی لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر کا، تو آپ نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہے، اور آپ نے وہ تمام چیزیں آپ کی جو ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کتاب، ہم نے دیکھی ہے کہ وہ فلاں کتاب ہے، اس کا نام یہ ہے، کیٹلاگ ہمارا، کیٹلاگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو کیا وہ آپ وہاں پہ سرچ کر کے تو ہم وہاں ڈائریکٹ جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، وہ اسی ہم جگہ پہ جائیں جہاں پہ کتاب پڑی ہوئی ہے. جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال کیا خالد بیگ صاحب آپ نے. آپ جب اسپیشلی قائد اعظم لائبریری کے اندر لاہور کی دوسری لائبریری میں داخل ہوتے ہیں تو پھر انٹری کے اوپر ہی ہمارا ایک ڈیش بورڈ موجود ہے، اسکرین موجود ہے، جس میں ہمارا جو ہے وہ یوزر گرافک انٹرفیس آ رہا ہوتا ہے. اس میں آپ اپنی صرف کتاب پوری لکھتے ہیں، چاہے اس کو آپ کو اس کا نام پتہ ہو، اس کا مصنف پتہ ہو، اس کی پلیس پتہ ہو، اس کا ISBN نمبر پتہ ہو یا پبلیکیشن کا پتہ ہو، وہ یوں ہی آپ انٹر کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ کتاب لائبریری کے کس کونے میں، کس بیسمنٹ میں، کس الماری میں، کس ایکسیشن نمبر کے تحت پڑی ہے، اور وہ آپ نوٹ کریں اور جہاں کے اپنی مرضی سے کتاب نکال لیں. بالکل سے. مجھے تو ہمارے بچپن میں لائبریرین یاد ہیں بھائی، وہ تو لائبریرین سے دوستی کرنا، وہ لائبریرین موجود ہیں، وہ ہیں ابھی بھی، لیکن یہ مینول کے ساتھ ساتھ اب ای سسٹم بھی ہو، ای سسٹم بھی ہے. لیکن وہ جو مینول سسٹم ہے نا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ آپ پوچھتے تھے اور وہ بتاتی تھی رائٹ جاؤ، اوپر والی شیلف نہیں، سیکنڈ والی شیلف میں چوتھی کتاب ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ فونڈ میموریز. سر ضرور انٹریکشن آپ کا ینگسٹرز کے ساتھ بھی رہتا ہے، کتاب کے ساتھ دوستی مزید اور کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ ینگسٹرز کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ینگسٹر وہ کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ینگسٹر وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کرنے کو کہتے ہیں. جیسے آپ انہیں کہ نماز پڑھیں، آپ خود نماز نہیں پڑھتے، تو وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ طاقت نہیں ہوگی آپ کے میسج میں.
इसी तरह से जब आप उनमें रीडिंग का शौक पढ़ाना चाहते हैं तो आपके अपने मुताबिक में किताबें होनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन पढ़ें, आप ई पैड पे पढ़ें, ई रीडर पे पढ़ें, किंडल के ऊपर पढ़ें, जहाँ मर्जी पढ़ें, बच्चे ये देखेंगे वो पढ़ रहे हैं, आपके वालिदैन और बड़े पढ़ रहे हैं, आपके असातिज़ा पढ़ रहे हैं, तो वो खुद भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि रीडिंग रूम कल्चर वापस आना ऐसा ही चाहिए। है। आना लाइब्रेरियाँ थी, उसके बाद 1 रुपये किराए के ऊपर किताबें मिलने शुरू हुई जो 5-10 रुपये पे गई, लेकिन फिर उनका रवाज ख़त्म हो गया क्योंकि उनकी जगह डिजिटल एंटरटेनमेंट आ गई। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो कस्बात हैं, हमारे गांव हैं, हमारी यूनियन काउंसिलें हैं, हमारे शहरों की नेबरहुड्स हैं, वहाँ पर रीडिंग रूम कल्चर आना चाहिए जो कम्युनिटी को डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अब कम्युनिटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि उसको जहाँ पर दीगर जो सहूलियात वो अपने एक कम्युनिटी के अंदर रखती हैं, वहाँ पर एक रीडिंग रूम का कल्चर लाजमी रखें जहाँ पर 500 से 1000 किताब हो, उन टाइटल में हम उनकी रहनुमाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर कंप्यूटर मौजूद हों। ओके, बिल्कुल से आई एग्री। कायदे आज़म लाइब्रेरी जाने का क्या सिलसिला है, किस तरीके से जाया जा सकता है? मेंबरशिप लेनी होती है और बुक्स को उसी तरह इशू किया जाता है जैसे एक ज़माने में हमारे बचपन में किया जाता था? जी बिल्कुल, अगर आप कायदा-ए-आज़म लाइब्रेरी का आपको बताता हूँ, हमारी जितनी लाइब्रेरीज़ हैं वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेज़ हैं उनके, 100, 200, 400, 500 तक आप मेंबरशिप सारे साल की ले सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए भी चंद हज़ार रुपये है। कायदा-ए-आज़म लाइब्रेरी का जो मामला है कि ये रेफरेंस एंड रिसर्च लाइब्रेरी है। इसमें हमारे पास एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं, क्रॉनिकल्स हैं, डिक्शनरियाँ हैं और बड़ी बड़ी जिल्दों वाली किताबें हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, इंसाइक्लोपीडिया इस्लाम है, जिना पेपर्स हैं, इस तरह की दुनिया की सारी बड़ी किताबें हैं। अब वहाँ पर जो है हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जितने भी कॉम्पिटिशनर्स हैं, CSS, PMS, बाकी जॉब्स के लिए रिसर्चर्स आते हैं, सारी दुनिया से वफूद आते हैं, अमेरिका, बरतानिया, सिविल सर्विसेज एकेडमी, पाक आर्मी, ये सारे पूरी दुनिया से वफूद आए रोज़ कायदा-ए-आज़म लाइब्रेरी में आते ठीक हैं। है। इस वजह से इसकी जो मेंबरशिप है उसके लिए 2 चीज़ें रिक्वायर हैं। एक तो आपकी कम से कम तालीम 14 बरस हो, BA, और दूसरा ये है कि ये लाइब्रेरी किताब इशू नहीं करती। यहाँ पर बैठने की स्पेस इतनी ज़्यादा है कि 1000 बंदा बैठा होता है और वो वहीं बैठ के पढ़ सकता है। एक पूरा हॉल है हमारा जहाँ पर अपनी किताबें, लैपटॉप आप ला सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट आपको मिलेगा, बाकी सहूलियत आपको मिलेंगी। अगर कभी PTV वहाँ प्रोग्राम करना चाहे तो हम वेलकम कहेंगे। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कितनी ज़्यादा रीडिंग हैबिट्स हैं। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में आप जाएं, मुझे फ़ोन आते हैं कि लोग बताते हैं कि हम तो ये समझे थे कि रीडिंग कल्चर मर रहा है, तो यहाँ तो ये भरे पड़े हैं। तो रीडिंग कल्चर आपने शुरू में भी कहा, ये ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ चैनलाइज हुआ है। वो किताब हमेशा मौजूद थी, मौजूद रहेगी, सिर्फ उसको पढ़ने के मोड, या अब आप देखें साइकिल ख़त्म तो नहीं हुआ, गाड़ी आ गई, जहाज़ आ गया, तो ये इसी तरह से हमारी जो लाइब्रेरीज हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। किताब की जो खुशबू की आपने बात की, ये रिसर्च है। आप अग्री करते हैं ना इस बात जी से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये रिसर्च है कि किताब के साथ जो आपकी एसिमिलेशन होती है वो आपकी ई बुक से नहीं हो सकती। ई बुक शैलो नॉलेज है। जब आप किताब को अपने सीने पर रख के पढ़ते हैं, सो जाते हैं, उसके वर्क आप जब पलटते हैं तो वो सारी की सारी आपकी शख्सियत के साथ मैच हो जाती है और आप जितनी ज़्यादा हारमोनी उसके साथ फील करते हैं वो स्क्रीन के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और किताब के लिखे हुए को आप चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज भी नहीं हो सकता। आप ऑनलाइन होती हैं, बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, कुछ में ज़रूरी नहीं सदाकत हो, वो अपडेट होती रहती है, अपडेट होती रहती हैं, लेकिन किताब एक दफ़ा जो पब्लिश हो गई वो इतने मराहिल से गुजर के पब्लिश होती है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। ऐसा ही है सर। वही मैं अगला सवाल यही करने लगी थी कि ऑब्वियसली आप तो हेड हैं माशाल्लाह, यू आर द DG, बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्या रुझान देखते हैं लाइब्रेरीज में? यंगस्टर्स के अलावा भी उम्र के हर हिस्से के अफराद नजर आते हैं? जी बिल्कुल। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। 2 तबकात हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। एक यंगस्टर जो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं या करने के बाद जॉब की तलाश में हैं, और दूसरे बुजुर्ग अफराद रिटायरमेंट के बाद उनका बहुत ज़्यादा चक्कर लगता है। और अभी पिछले चंद साल में हमने ये रुझान देखा है कि नौजवान ख़वातीन बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई हैं, जो कि और इसका आप इसका मज़र देखें कि जितने भी हमारे रिज़ल्ट्स आते हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी के, CSS के, PMS में, उसमें ख़वातीन की एक बड़ी कसीर तादाद है। अगर आप लास्ट 3-4 साल का रिज़ल्ट उठा के देखें तो ख़वातीन की तादाद 60% से भी ऊपर जा चुकी है और वो बेशतर हाई प्रोफेशनल्स हैं। तो ये 3 तबके हैं हमारे पास यंगस्टर्स में।
नौजवान ख़वातीन और नौजवान लड़के और उसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें एक बात बड़ी अहम है कि हमने आप बच्चों के लिए अलग इक़दाम किए हैं। हमारी चिल्ड्रन लाइब्रेरी पूरा काम कर रही है जिसमें अब नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बन गया है जो बहुत छोटे बच्चों के लिए है। Excellent. मॉडल टाउन लाइब्रेरी में जो हमारा एक लेडीज़ एंड चिल्ड्रन सेक्शन है जो इंतहाई एक्सीलेंट है, जहाँ पे बच्चों के लिए और ख़वातीन पे ख़ास मवाद, किताबें, इंसाइक्लोपीडिया छोटे उनकी उम्र के हिसाब से हैं। इसके अलावा ज़रूरत इस अमर की है कि कम्युनिटी बच्चों की और ख़वातीन की ज़रूरियात को सामने रखते हुए उनके लिए अपने रीडिंग रूम बनाए, जिसकी तरफ मैं पहले भी तवज्जो दे चुका हूँ। और कौमी सतह पर 100 किताबें ऐसी होनी चाहिए जो लाजम करार दिया जाए कि स्कूल मुकम्मल करने तक आपने ये सारी किताबें पढ़नी है। वो हर सतह की किताबें हो सकती हैं। आई टोटली अग्री। और ख़वातीन हज़रात, आप ये ज़रूर देखिएगा, दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता, वो साल की पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं, और वो किताबें उनके प्रोफेशन से या उनके काम से रिलेटेड नहीं होती, जनरल किताबें होती हैं, ताकि जितना हो सके उनकी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। और ये बात के कहना कि वक्त नहीं है, वक्त तो भाई निकालना पड़ता है, चाहे दिन के आप 2 सफ़ात ही क्यों ना पढ़ लें, 3 सफ़ात ही क्यों ना पढ़ लें, लेकिन इसी तरह जब आपकी एक आदत बन जाएगी, और ये एक ऐसी अच्छी आदत है, एक ही ऐसी एडिक्शन है कि जब किताब से मोहब्बत हो जाएगी और एक ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, फिर वक्त ही वक्त निकलेगा किताब के लिए। तो ये ज़रूर याद रखिए कि बच्चों में एंड बी अ रोल मॉडल, जैसे सर भी कह रहे हैं कि आपने कायल नहीं करना, आपने माइल करके कायल करना है, ताकि बच्चे आपको देखकर इंस्पायर हो सकें और किताब के साथ, क्योंकि छोटी उम्र में ही अगर ये रुझान हो जाएगा किताब के साथ दोस्ती का और किताब पढ़ने का, तो यकीन जाने आपकी शख्सियत में बहुत निखार आ जाता है और वज़ादारी और आ जाती है। माजिबीन, फॉन्ड मेमोरीज किताबों से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड? बिल्कुल, लाइब्रेरी कार्ड बनवाया हुआ था और मुझे बहुत शौक था मैगजीन्स का, डाइजेस्ट पढ़े बहुत ज़्यादा। उसके बाद कुकिंग की तरफ जब मैं आई हूँ, रुझान बढ़ा, तो फिर यकीन करें कि फिर मैंने कुकिंग की बुक्स बहुत पढ़ी, बहुत सारी पढ़ी, और रेसिपीज़ भी बहुत ट्राई की। और जो मैं इंस्पायर हुई थी वो हमारी जो है बहुत मशहूर कोकब ख्वाजा। हाँ, कोकब आपा का तो मैंने इंटरव्यू पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर से जब मैं मॉर्निंग शो करती थी तो मैंने किया था। क्या हसीन और ख़ूबसूरत औरत और ख़ातून एंड ऋषि, और ये भी उन्होंने ये मिथ ख़त्म किया कि कहते थे कि भाई, या कहते हैं, काम तासुर है कि जो कुकिंग ख़वातीन करती हैं उनके हाथ नहीं अच्छे होते, क्योंकि हाथ ऑब्वियसली हर वक्त कुकिंग करे थे। कोकब आपा को आप देखें, उनकी तो शख्सियत ऐसी और खूबसूरत हाथ। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत नफीस खातून। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, कहाँ तक मामलात ये पहुँचे? मामलात हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सैलेड भी रेडी है और हमारा जो चटखारा चिकन है वो भी रेडी है। ठीक है जी, रेसिपी बताइए। रेसिपी बहुत आसान है। सैलेड है, आपने आलूओं को जो है वो बेक करके क्यूब कट कर लेना है, या उनको हल्का सा आप बॉयल करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने खीरा चॉप करके ऐड किया है, प्याज चॉप करके, और इसमें बंद गोभी जो है वो थोड़ी सी ग्रेट करके वो ऐड की है। उसके बाद जो इसकी ड्रेसिंग है उसमें है 2 टेबलस्पून केचप के, 1 टेबलस्पून उसमें मेयोनीज है, और नमक, काली मिर्च, उसके साथ अच्छा सा टॉस किया और मैंने इसको सर्व कर दिया। वेरी गुड जी। और इसको थोड़ा सा चिल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा? जी, उसकी जो है वो फ्लेवर जो है और अच्छा हो जाए। बिल्कुल सही, ज़्यादा देर मत कीजिएगा, सर्दी है तो फ्रिज का जो है टेम्परेचर, अच्छा फ्रिज का टेम्परेचर कितना इस मौसम में होना चाहिए? वो हर उसका कंपनी का डिफरेंट होता है। 6 तक जैसे ज़्यादातर मैक्सिमम अगर होता है जी, ऐसे है 5 पे या 6 पे, उस पे आप कर सकते हो। मैक्सिमम तो ना रखें फ्रिज नहीं का। नहीं, बिल्कुल वही नहीं, ना, उसको किसी का 1 पे आ जाता है। बिल्कुल सही। तो बी केयरफुल ताकि चीज़ें फ्रीज ना हो। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका शुक्रिया भी अदा करते हुए सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है, क्या वो बाद में कर लें ब्रेक में, क्योंकि टाइम फिर खत्म हो गया। अगर मैं क्विकली कर लें। ओल्डेस्ट किताब का पूछना था। हाँ, पूछ कि लें, हमारे पास जो ओल्डेस्ट किताब है वो कहाँ तक है, कि कितनी ओल्ड होगी हमारे पास? हमारे पास पाकिस्तान में जो ओल्डेस्ट किताबें हैं वो मुग़ल इरा से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके बाद अंग्रेज़ इरा से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जो लोगों के ज़ाती कलेक्शन में तो ये खुलफाए राशिदीन के ज़माने की किताबें भी मौजूद है। अच्छा, माशा। बिल्कुल सही। और वैसे आप ये देखें कि ये किताबें छपना जो शुरू हुई वो तो 1450 के बाद शुरू हुई हैं। उससे पहले हमेशा मैनुअल स्क्रिप्ट्स होते थे, और अभी जो गुटनबर्ग ने प्रेस इजाद किया उसके नतीजे में जो पहली किताब छपी वो बाइबल थी। ओके, दैट इज। और जितनी पुरानी किताबों की उसका सफ़ा भी जो है, पेज जी, भी, वो उसको अब हीलियम गैस में रखा जाता है और इसकी लेमिनेशन की जाती है खास तरह की, और फ्यूमिगेशन करके उसे महफूज रखा जाता है। महफूज रखा जाता है, बिल्कुल सही, ताकि वो ख़राब ना हो। जी, बिल्कुल। वो ज़्यादा नाजुक हो जाता है कागज़। मैं एक नज़म सुनाना चाहूँगा अगर आप सर क्विकली अगर हो सके तो प्लीज़ जी। जी बिल्कुल। किताबों की मोहब्बत के हवाले से एक नज़म है। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो इतने बेनियाज हो जाते हैं कि फिर उन्हें जो है सारी दुनिया अपनी किताबों में नज़र आती है। तो इस हवाले से फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़म है
کہ ملکہ شہر زندگی تیرا شکر کس طور سے ادا کیجے، دولت دل کا کچھ شمار نہیں، تنگ دستی کا کیا گلا کیجے، جو تیرے حسن کے فقیر ہوئے ان کو تشویش روزگار کہاں، درد بیچیں گے گیت گائیں گے اس سے خوش وقت کاروبار کہاں، جام چھلکا تو جم گئی محفل منت لطف غم گسار کسے، اشک ٹپکا تو کھل گیا گلشن رنج کم ظرفی بہار کسے، خوش نشی ہیں کہ چشم دل کی مراد دیر میں ہے نہان کاہ میں ہے، ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، ہر صنم اپنی بارگاہ میں ہے، کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے، جس کو شوق نبرد ہو ہم سے جائے تسخیر کائنات کرے۔ واہ بہت خوب. اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خواتین نوزاد خالد بیگ صاحب کی پرفارمنس کی طرف بڑھیں گے، اور یہ پرفارمنس وہ ہے جو ویکنڈ ایٹ ہوم میں بالخصوص دا لیجنڈری دا ون اینڈ اونلی ندیم بیگ صاحب آئے تھے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا، اور وہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو بہت بالخصوص پسند آئی تھی، ان کی سنہری یادوں کو تر و تازہ کیا. تو یہ خاص ٹریبیوٹ ندیم بیگ صاحب کے نام آج پرفارم کرنے والے ہیں خالد صاحب اپنے خاص انداز سے. بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں پروگرام کے آغاز سے شیف ماجوین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے آغاز سے خالد بیگ صاحب بھی موجود ہیں، ان کی آواز میں خوبصورت گانے اور پرفارمنسز. اور پینٹنگ سیگمنٹ میں سیکشن میں مریم ہمارے ساتھ موجود ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہم ان کو جو ہے زحمت ضرور دیں گے اور ان کی پینٹنگ بھی دیکھنا چاہیں گے. لیکن بریک کے بعد اور خواتین و حضرات یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ تمام کے تمام افراد جو پروفیشنلی بھی اکوپڈ ہوتے ہیں، اپنی ڈگریز اپنی پڑھائی کو مکمل کر کے اپنے پیشن کو بھی ساتھ ساتھ پرسیو کر کے ایک بیلنس زندگی گزاریں. آئی تھنک اس سے بڑی اچیومنٹ اس زندگی میں کسی شخص کی ہو اس لیے نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک تحفے کے طور پہ، ایک نعمت کے طور پہ دی ہے. میکسیمم جتنا اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ہنر اور آرٹ جن لوگوں کو آتا ہے ان کی زندگی میں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ بڑی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. ہمیں ایسے لوگ انسپائر کرتے ہیں، اور ایسی ایک مہمان شخصیت، ہی از اے بیرسٹر بائی پروفیشن، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی از این ایتھلیٹ ایز ویل، اور پاکستان کی نمائندگی مختلف مقامات پہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وی ہیو ود اس بیرسٹر احمد عزیر صاحب. آپ پاکستان کے ان ایتھلیٹس میں سے ہیں جنہوں نے گرولنگ آئرن مین 70.3 یعنی 70.3 ٹرکی میں ہونے والے کمپٹیشن میں پاکستان کی نمائندگی کی. ٹرائتھلون سنگل ڈے کمپٹیشن میں، اور ٹرائتھلون کا مطلب ہے کہ سوئمنگ بھی اس میں ہوتی ہے، رننگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سائیکلنگ بھی ہوتی ہے. اس میں جو جو کچھ اچیو کیا یہ تمام باتیں ہم جانیں گے. وی ہیو ود اس بیرسٹر احمد عزیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ جی. ابھی تو نہیں سائیکلنگ کرنا شروع؟ اوکے جی، ان کی کچھ اچیومنٹس پہ نظر ڈالتے ہوئے ایک جھلک. جی خواتین وزارت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر احمد عزیر صاحب. سر ناؤ ٹرائتھلون سنگل ڈے کمپٹیشن، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاتے ہوئے ہمیں. ہاں، سو ہم بہت ساری بات کرتے ہیں میراتھنس کی اور رننگ کمپٹیشنس کی، اسی طرح سائیکلنگ کمپٹیشنس کی، ہم نے ٹور ڈے فرانس کے بارے میں سنا ہوگا، اسی طرح سوئمنگ کی. سو انٹرسٹنگلی ٹرائتھلون ایسی چیز ہے جس میں آپ یہ تینوں ایکٹیویٹیز اکٹھے کرتے ہیں. سو یو اسٹارٹ ود سوئم سیگمنٹ جو 70.3 میں 1.8 کلومیٹرز کا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے چینج کر کے سائیکل شروع کرنی ہے، 90 کلومیٹرز کا سائیکل کرنا ہے.
اور اس کے بعد جلدی سے جاگرز پہن کے پھر آپ نے 21 کلومیٹرز کا رن کرنا ہے. سو دیٹس ٹرائتھلون 70.3. صحیح, آپ نے تو بڑے آسانی سے بول دیا, یہ 21 کلومیٹر بھاگنا ہے, اس سے پہلے سوئمنگ ہے, ویری ڈیفیکلٹ. یہ تو بڑا مشکل تھا. تو یہ کس طریقے سے کیا, اور یہ شوق, کیا ضرورت تھی اس شوق کی؟ سو میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے انسان جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو اچھا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم اور ہماری جو باڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بنائی ہے کہ اس کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, اور ہم کبھی اس کو چیلنج ہی نہیں کرتے. Agreed. تو جیسے ہی اس کو چیلنج کرتے ہیں اور ہم اس کو موقع دیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. انٹرسٹنگ واقعات. اب یہ کہنا آسان تھا, سائیکلنگ ہوئی, رننگ ہوئی, واٹ ناٹ, لیکن کچھ ایسا ہوا ہو بیچ میں, کوئی فمبلنگ ہو گئی ہو خدا نہ خواستہ؟ سو سوئمنگ جو آپ اوشن میں کرتے ہیں, اوشن میں, یہ تو بتایا نہیں بھائی, ہم تو سمجھے تھے سوئمنگ پول کے اندر ہے. نہیں یہ اوشن میں سوئمنگ ہے. کون سے اوشن میں یہ؟ میں بیسیکلی ٹرکی کے بارڈر اوکے 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 اوکے, میڈیٹرینین میں. آلرائٹ. اور اٹس ویری سالٹی. تو خیر میرا جو پہلا وہ تھا یہ کمپٹیشن, میں پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی تھیں. اچھا رننگ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دوڑنا آتا ہے تو آپ دوڑ لیتے ہیں, سائیکلنگ ہے تو آپ سائیکلنگ کر لیتے ہیں. اس میں ہر ڈسپلن کا خیال رکھنا, ہر چیز, اور میں پہلی دفعہ کر رہا تھا. تو اس میں ایک ویٹ سوٹ ہوتا ہے جو آپ پہنتے ہیں بیسکلی, جو کہ آپ کو اوشن میں سوئمنگ میں ہیلپ بھی کرتا ہے, پلس ایک بایونسی بھی دیتا ہے اور سپورٹ بھی دیتا ہے. تو وہ انفارچونیٹلی میری فیملی بھی ساتھ تھی, تو مجھے موقع نہیں ملا اس کو ٹرائی کرنے کا, اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ اس کو پہننا کتنا مشکل کام ہے. ٹھیک. اور جس دن صبح ریس والے دن میں پہنچا, اس دن میں اس کو پہننے کی کوشش کر رہا تھا, اور پھر تھینکفلی ادھر ادھر سے اور لوگوں نے میری ہیلپ کی اس کو پہننے میں, اور بالکل لاسٹ جو لوگ تھے جو کہ اس ریس کے سٹارٹ میں تھے, میں ان لاسٹ لوگوں میں سے ایک تھا, جسٹ بیکاز وہ مجھے, میرے پاس وہ سسٹم نہیں تھا, وہ سپورٹ نہیں تھی کہ میں سارا بیڈ سوٹ پہنتا. وہ مذاق نہیں, اس کو کھینچ کے پہننا ہوتا ہے. اٹ از ویری ٹائٹ, سلپری. ہم تو فلمز میں دیکھتے ہیں. کتنے ممالک نے حصہ لیا اس میں؟ اس میں 70 ملکوں کے لوگ تھے, اور 6000 پارٹیسپینٹس تھے. 6000 پارٹیسپینٹس. نا اوشن میں سوئمنگ, بیچ میں بندہ تھک ہی جائے, ٹانگیں تھک جائیں, کہ کچھ تو ہوا ہوگا ایسے؟ اچھا وہ سپورٹ اوبیسلی ہوتی ہے. میں نے کافی اس کی تیاری بھی کی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹنگلی سوئمنگ میرا سب سے فیوریٹ ڈسپلن ہے, کیونکہ میں کالج میں کریسنٹ میں تھا لاہور میں, تو میں کالج کا سوئمنگ کا چیمپئن تھا. تو مجھے سوئمنگ میرے لیے ایسے ہے جیسے لوگ واک کرتے ہیں. اچھا ویسے ناٹ ٹو بریگ, میں بھی اپنے اسکول میں سوئمنگ ٹیم کی کیپٹن تھی نا. پھر اب شوئیاں مارنا ہے تو پھر تھوڑی بہت نہیں, لیکن یہ ہم بتاتے ہوئے کہ ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے. اچھا جی, ہاں یہ ضروری ہے. اس کے فوائد کیا ہے وہ بھی بعد میں بتائیں گے. اچھا نہیں, پھر اس کا مطلب ہے آپ نے بھی آئرن مین کرنا ہے. ہاں میں آئرن مین میں سوچ رہی ہوں, لیکن میں اوشن کے نام سے ڈر گئی ہوں ذرا تھوڑا سا. اچھا جی. تو میرے لیے وہ ایک یونیک سا ایکسپیرینس تھا کہ وہ کسی نے مجھے بیڈ شوٹ میں ہیلپ کی. دوسرا یہ کہ اس ریس سے مہینہ پہلے, اور وہ بس میں گھر کے باہر رن کر رہا تھا, پریکٹس کر رہا تھا, تو وہ میرا اینکل ٹویسٹ ہوا. تو دیر واز اے ویری ہائی چانس کہ میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاؤں گا. ان فیکٹ اس ریس سے تقریباً 2-3 دن پہلے تک مجھے تکلیف ہوتی تھی صرف واک کرنے میں. تو میں نے بہرحال ہمت نہیں ہاری, اور میں نے کہا کہ نہیں, میں نے پھر بھی کرنا ہے, اور فائنل آخری دن فیصلہ کروں گا کہ اگر بھاگ بھی سکتا ہوں کہ نہیں. بٹ ویری گڈ. بیچ میں لگا کہ ایک دم سے ایک دن میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, صحیح ہے؟ چند گھنٹوں میں. چند گھنٹوں. کتنے گھنٹے میں؟ سو 8 گھنٹے کا کٹ آف ہے, 8 گھنٹے کے اندر اندر کرنا ہے. سو نہیں کریں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بیچ میں تھکاوٹ محسوس ہوئی, رننگ بھی ہے, سائیکلنگ بھی ہے, گو کہ آپ سوئمنگ چیمپئن ہیں اینڈ ایوری تھنگ, لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا دیٹ بہت ساری ایسی فیکٹرز ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے بھی جو نہیں انسان کو سپورٹ کبھی کبھار کر پا رہے ہوتے. جی بالکل. اور اس ٹرائتھلون کی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے فیولنگ. سو آپ نے اینالائز کرنا ہے کہ ہماری آورلی انرجی کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے ہر ڈسپلن میں. سو سوئمنگ میں کتنی, سوئمنگ کے دوران تو آپ کچھ نہیں لے سکتے, نہ پانی نہ کچھ سالڈ, لیکن سائیکلنگ کرتے وقت آپ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنا لیکوڈ کنزیوم کرنا ہے, اس لیکوڈ کے اندر کتنے میں نے کاربز لینے ہیں, تاکہ میری جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے سائیکل کی بھی ہو, اور اس کے بعد پھر میں نے جو رن کرنا ہے, رن میں آپ اپنے ساتھ آپ کے جیلز ہوتے ہیں جو آپ کاربز لے رہے ہوتے ہیں, جو کہ اوبیسلی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. سو امپورٹنٹ یہ ہے جو بہت سارے لوگ مس کرتے ہیں
کہ جب بھی آپ گھنٹے سے زیادہ ڈیوریشن کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ جتنی ہی اچھی کیپیسٹی ہوگی اتنا ہی اچھے آپ ایتھلیٹ ہوں گے. بالکل صحیح. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت لوگ جو ہیں سارے تو نہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں وہ تو ڈائٹ کو سمجھ آ جاتی ہے, کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایکسرسائز کسی بھی فارم کی کر کے اس کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ ایکویولنٹ مجھے سمجھ نہیں آتی, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سو یہ ایک بڑی فیمس سیئنگ ہے, وہ یہ کہ یو کی ناٹ آؤٹ رن اے بیڈ ڈائٹ. ہاں ٹرو, یہی تو بات ہے. جتنا مرضی آپ پھر ایکسرسائز کر لیں, اگر اچھی ڈائٹ نہیں ہے, اور میں خود اگر میں کہوں کہ میں خود اس کا وہ یعنی کہ گواہ بھی ہیں, ذمہ دار رہا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ بیڈ ڈائٹ رکھی اور میں نے بہت زیادہ ابیوز کیا, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جتنا زیادہ میں اس ٹرائتھلون کی طرف آیا ہوں, مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ میں نے اچھی ڈائٹ کتنی ہیلپ فل ہے, اور اس میں اچھا کوالٹی کھانا کتنا ہیلپ فل ہے. بالکل صحیح. ضرور یہ بات کرتے ہوئے کہ کتنا ضروری ہے, جس طرح میں نے بھی کہا, خالد بھائی بھی, اینڈ اوبویسلی ہم سب بڑے ہوئے ہیں گیمز اور اسپورٹس کے ساتھ, پڑھائی بھی ساتھ ساتھ مکمل کرتے ہوئے. ینگسٹرس کو کیا میسج بالخصوص دینا چاہیں گے, بچوں کو کتنا انکریج کرنا چاہیے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو؟ میں آپ سے آف لائن جو بات کر رہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ میں ڈالنا انتہائی ضروری چیز ہے, بیکاز وہ ڈسکمفرٹ جو ہے وہ ہماری نہ صرف فزیکل ایبلٹی کو امپروو کرتی ہے بلکہ مینٹل اسٹرینتھ کو بھی امپروو کرتی ہے, اور یہی ڈسکمفرٹ جو ہے ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں رول ادا کرتی ہے. بالکل صحیح. اف اٹ ڈزنٹ چیلنج یو اٹ ول ناٹ چینج یو. یہ ایک کوٹیشن ہے جو میں نے پڑھی اور سنی, اور بڑا ضروری ہے, یہ آپ بات یاد رکھیے گا خواتین و حضرات. جتنے بھی میرے والد صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھائی میں آپ اے گریڈ لے لیں, وہ کانفیڈنس کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اسپورٹس میں کو کریکولر میں اگر آپ ایکٹیو ہوں گے تو ایتھلیٹ کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ انبیٹیبل ہے. تو ضرور اپنے بچوں کو خدارہ انکریج کیجیے, ان کے ساتھ خود بھی انگیج ہونا ہے تو انگیج کیجیے ان کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں, تاکہ ان کا ایک ہیلدی مائنڈ اور باڈی سیٹ اپ ہو سکے. اچھا جی, مریم کی طرف بڑھتے ہوئے, مریم بتائیے گا فائنل ہوگی پینٹنگ؟ جی بالکل فائنل ہو چکی ہے. جی بتائیے اب اس کے بارے میں. اچھا, یہ ہوپ ہے, اور ہوپ کے ٹاپک کے اوپر جو میں نے کینڈل ہے وہ بیسیکلی وارمتھ کا سائن ہے, ٹھیک ہے, اور بٹر فلائی جو ہے وہ ہوپ اور ری برتھ کا ہے. اس کے علاوہ ٹائم بھی میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ ٹائم کو بھی ہم تھوڑا سا اس سال ذرا ذہن میں رکھیں, ایز نیو ایئر کے اوپر ہے پینٹنگ ہماری. اور فلاورز ڈیفوڈلز جو ہیں وہ بھی ری برتھ کا سائن ہے کہ اس سال ہم نیو بگننگس کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کریں. بالکل صحیح. ہمارے پاس بھی وقت کم ہے, لیکن یہ میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں, میرے ساتھ کلر کمبینیشن یہ میچ کر رہا ہے. بس اب ہمارے اڑنے کا ٹائم آ چکا ہے. جی بالکل, 4-5 منٹ بعد. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دا پینٹنگ؟ آرٹ کی یہ بیوٹی ہے کہ ہر کسی کو جو دیکھتا ہے وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے. تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میں جو نیا سورج اور نئی شروعات, اور I can relate to what you are saying. اگریڈ, بالکل, آئی ٹوٹلی اگری کہ جو پینٹر پینٹنگ بناتا ہے اس کو ہر دیکھنے والا اپنی نگاہ سے اس کو پرسیو کرتا ہے. ویری ویل سیڈ جی, تھینک یو سو مچ. It was an honor and a pleasure. Next آپ کہاں جانے والے ہیں, کوئکلی بتا دیجیے گا. میرا جی انشاءاللہ میں فیبری میں عمان جا رہا ہوں. بڑی وہ انیوژول سی ڈیٹ ہے 14 فیبری کو. تو تیاری کر کے جائیے گا نا, ادھر سے گفٹ وغیرہ بیگم کو دے کے جائیے گا. ہاں بالکل. تو اور جا بھی اکیلا رہا ہوں, سو اٹس گڈ بی. اچھا, خود ہی مشکوک اپنی حرکتیں ساری بتا رہے ہیں. بھلا میں تو کچھ بھی نہیں کہا, کتنے مزے کی بات ہے, میں تو کچھ بولا بھی نہیں. ویری گڈ. جی جی بولتے جائے. آپ نے کہا تھا فنی بات کرنی ہے. ابھی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ ساری باتیں بتانی. نہیں, اوکے, عمان جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو عمان 70.3 مسقط جو ہے I will participate. ایکسلنٹ, آل دا ویری بیسٹ جی. تھینک یو سو مچ. مریم تھینک یو سو مچ. آپ کا خالد بھائی تھینک یو سو مچ. اور ماجبین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور جتنا ہو سکے اس نعمت کو بھرپور طریقے سے پازیٹیوٹی کے ساتھ گزاریے تو زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے گی. زندگی رہی, میرے رب کی رضا رہی, اور اللہ کا حکم ہو تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. ماجبین کا بھی ہم شکریہ ادا کر چکے ہیں, لیکن ہماری طرف سے خداحافظ. جانے سے پہلے ہم نے اردو گانے بھی سن لیے, ہر شیڈ سنا ہے گانوں کا, لیکن تھوڑا سا ذرا ہم پنجابی سانگ سنیں. خالد بھائی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتے ہوئے. یہ ہے کیا, اس کی تھیم بتائیے گا پنجابی سانگ کی. ہاں, تھیم یہ ہے کہ یہ مسعود رانا صاحب کا گانا ہے, اور ہمارے ملک کے بہت ہی خوبصورت ایکٹر جن کو کہا جاتا ہے اکمل صاحب, اور عاشقاں تو سونا مکھڑا لکھان لے, سجنا نے بوئے گے چکتان لے. تو خواتین و حضرات بہت ساری کلیپ میں خالد بیگ صاحب آ جائیے گا.